हेलो गाइज, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 6 क्लास के ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर 1, जिसका चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको अगर अच्छे से समझना है इस चैप्टर को तो लास्ट तक बने रहिए, पूरा अंत तक देखिए, ये चैप्टर समझ में आ जाएगा और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उसकी गणना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो ये बिंदु दिखाई देता है ये तारा दिखाई देता है। ठीक है, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा रहता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हों। तारा जब चमकता है तो हीरा जैसा दिखाई देता है। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है टिम 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 कर रहा है। लेकिन अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब देखिए, सारा तारा नहीं चमकता है, कुछ तारा चमकता है और कुछ तारा नहीं चमकता है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। तो चंद्रमा भी दिखाई देता है रात में। यह अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। जो पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है उस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, तो इसे अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और ये कितने दिन बाद होता है? तो ये 15 दिन बाद होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्णिमा के कितने दिन बाद अमावस्या होती है? तो 15 दिन बाद आप ऑप्शन में टिक मारिएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जैसे तारा दिखाई देगा अमावस्या की रात को। क्या आपने इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटे चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? सोचते तो होइएगा कि दिन में सूरज दिखाई देता है तो तारा और चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देता है? तो यहाँ पर आगे लिखा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाले वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। अब देखिए, सूरज जो है ना, सूर्य जो है वो इतना तेज चमकता है, उस इतना तेज प्रकाश है कि बाकी दूसरा चीज़, कम प्रकाश वाला चीज़ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि खगोलीय पिंड, इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड है? ठीक है, इनमें से कौन खगोलीय पिंड है? खगोलीय पिंड है। आपका ऑप्शन हो सकता है पहाड़, ऑप्शन 2 हो सकता है नदी, ऑप्शन 3 हो सकता है समुद्र, ऑप्शन 4 हो सकता है सूर्य। तो आप सूर्य पे टिक मारिएगा क्योंकि ये सही आंसर है। तो जो भी चमकता है आसमान में, जो चमकेगा वो खगोलीय पिंड कहलाएगा। तो खगोलीय पिंड क्या हो गया? तारा हो गया, उसके बाद में चंद्रमा हो गया क्योंकि चंद्रमा चमकता है, और सूर्य भी चमकता है, तो ये खगोलीय पिंड हो गया। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। जो गर्म और बड़े आकार के होते हैं वो गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिससे वे बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ऊष्मा को इंग्लिश में हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, सूर्य भी एक तरह का तारा है। सूर्य भी गैस से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम का, और ये ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो है तारा है ये बहुत दूर होता है। ठीक है, और वो अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, सूर्य की अपेक्षा बहुत दूर है कौन? तारा। अब देखिए, यहाँ पर ध्रुव तारा दिखाया गया है। तो ध्रुव तारा से हम लोग उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, उत्तर और इधर की तरफ पश्चिम होगा। ठीक है, बाएं की तरफ पश्चिम होगा, है ना, और पूर्व होगा दाएं की तरफ। ठीक है,
और उसके बाद में आपने आवश्यक ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो रात्रि के समय में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, इन आकृतियों को क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, तो नक्षत्र मंडल क्या है, अगर पूछेगा क्वेश्चन नक्षत्र मंडल क्या है, तो ये तारों का समूह है। नक्षत्र मंडल क्या है, एक तारों का समूह है, तारों का समूह है एक नक्षत्र मंडल। ठीक है, और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है जो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, सात ऋषि या मतलब संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि 7 ऋषि या सप्त ऋषि किस का भाग है, किस नक्षत्र मंडल का भाग है, तो ये अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, नक्षत्र मंडल को इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अर्सा मेजर का भाग है, कौन सा, सप्तऋषि। ठीक है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वो आपके आसमान में अधिक तारों या और सारा नक्षत्र मंडल दिखाएं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, प्राचीन समय में लोग रात्रि के दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, ध्रुव तारा को उत्तरी तारा भी बोलते हैं। ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, यह कहीं इधर उधर नहीं भटकता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे जान सकते हैं कि चित्र 1.1 में देखिए, तो यहाँ पर चित्र 1.1 है कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों के आपस में मिलाए हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसके आगे कुछ और बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तऋषि है। ठीक है, संकेतक तारे, इसी में थोड़ा आगे पढ़िएगा तो ध्रुव तारा दिखेगा। ठीक है, तो सप्तऋषि से ध्रुव तारा देख सकते हैं और ध्रुव तारा से सप्तऋषि भी पता किया जा सकता है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपने प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटॉइड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है कि चारों ओर घूमता है। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। ठीक है, जैसे आप मंगल ग्रह दे सकते हैं, तो मंगल ग्रह के पास अपना कोई चमक और ऊष्मा नहीं है, ये सूर्य के ऊष्मा से चमकता है, सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके ये चमकता है। ठीक है, तो यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी से को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। तो जैसे आप पृथ्वी का फोटो देखिए कि पृथ्वी को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लेनेट। तो जब चंद्रमा पर कोई आदमी खड़ा होकर पृथ्वी को देखेगा, ये मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पर चंद्रमा पर खड़ा होकर आदमी जब देखेगा पृथ्वी को तो उसको पृथ्वी चमकता हुआ दिखाई देगा, ब्लू रंग का चमकता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग ग्रह के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो इसको मैं एक इजी तरीका से बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सन होगा, सूर्य होगा। सूर्य के बाद क्या होगा, सूर्य के बाद होगा मरकरी और उसके बाद में क्या होगा, वेनस। ठीक है, इंग्लिश में ही आप याद कीजिएगा। ठीक है, हिंदी में याद कीजिएगा तो काफ़ी टफ हो जाएगा, इंग्लिश में ट्रिक है इसका। मरकरी, वेनस, उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है अर्थ, उसके बाद मार्स। ठीक है, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद में आता है सैटर्न, उसके बाद में आता है यूरेनस, तब आता है नेपच्यून। तो इसमें फर्स्ट लेटर सबका देखिए, यहाँ पर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स सबका फर्स्ट लेटर देखिए। तो इससे क्या ट्रिक बनता है, माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप नेम्स। ठीक है, एम माई का एम से हो गया मरकरी, वी से हो गया वेनस, ई से हो गया अर्थ, एम से हो गया मार्स, जे से हो गया जुपिटर, एस से हो गया सैटर्न, यू से हो गया यूरेनस, एन से हो गया नेपच्यून। ठीक है, तो ये ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इससे याद कर लीजिएगा, काफ़ी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं।
आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट दो तरह का होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, और एक होता है मैन मेड सैटेलाइट, जिसको मानव निर्मित उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये चंद्रमा जो है ये है प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब हमारी पृथ्वी का साथी है, ठीक है। और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? तो चंद्रमा लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान अन्य 7 ग्रह है, और भी 7 ग्रह है, और पृथ्वी को लगा करके 8 हो गया, जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये 7 ग्रह क्या किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, मतलब कुछ के पास अपना मून भी है, ठीक है, जो उसका उपग्रह है। अब देखिए सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सूर्य 8 ग्रह और उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो कैसे क्या क्या हो गया? एक तो सन हो गया, एक हो गया, और दूसरा हो गया प्लैनेट, और तीसरा क्या हो गया? सैटेलाइट, और उसके बाद में खगोलीय पिंड हो गया, और क्षुद्र ग्रह हो गया, ठीक है, और उल्का पिंड। ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? हेड है, सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल, मतलब पुल फोर्स, इसके सौरमंडल को बांधे रहता है। अब क्या करता है? सूर्य जो है ये सारे ग्रह को अपने तरफ खींच के रखता है। अब ये इतना जोर से भी नहीं खींचता है कि सारे ग्रह सूर्य में जाके समा जाए, सूर्य में गिर जाए अंदर जाके, ठीक है। तो इतना ही बल से खींचा रहता है कि ये एक स्थान पर रहें और अपने अपने कक्ष में चक्कर लगाते रहें, ठीक है। लेकिन हम अब क्या है? सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अब जितने भी सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उसमें सब में ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो ये सूर्य से ही मिलता है, ठीक है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है ना। अब सूर्य कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये एग्जाम में पूछता है कितना करोड़ किलोमीटर दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसको इंग्लिश में 150 मिलियन किलोमीटर बोलेंगे, ठीक है। कितना? 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कितना मिलियन किलोमीटर और 15 करोड़, जो आंसर दिया रहेगा। तो यहाँ पर हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। सूर्य के दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसको याद करने का यहाँ पर ट्रिक भी दिया हुआ है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस इन नट्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और मैं जो ऊपर बताया हूँ, यहाँ पर जो तरीका बताया हूँ, ट्रिक, इससे भी याद कर सकते हैं। तो जो आपको ईजी लगे उससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है? सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर सूर्य है, अब यहाँ पर सारे ग्रह अपने एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार है। तो कैसे रास्ते हैं ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर वृत्ताकार देगा, लघु वृत्ताकार देगा, ऑप्शन में दीर्घवृत्ताकार देगा, या फिर रेखीय देगा। मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको क्या ऑप्शन में टिक लगाना है? तो दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार। अब इसको बोलेंगे इलिप्टिकल। क्या बोलेंगे? इलिप्टिकल बोलेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्टिकल, ठीक है। और ये इसको कक्षा बोलते हैं। और दीर्घवृत्ताकार ये जो रास्ता होते हैं इसको कक्षा बोलते हैं। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। बुध को क्या बोलते हैं? मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाते हैं। तो ये दिन भी इम्पोर्टेंट है। कितना दिन? तो 88 दिन लगाते हैं, ठीक है। और सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को, किसको? शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेनस बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। मतलब ये पूर्ण ग्रह नहीं है। ये कैसा ग्रह है? बौना ग्रह है, ठीक है, बौना ग्रह। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा बौना ग्रह है, तो प्लूटो अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो मारिएगा, ठीक है।
अगर आगे पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी के बारे में क्या लिखा हुआ है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है ना। यहाँ पर मैं बताया हूँ कि यहाँ पर अगर सूर्य होगा तो सूर्य के बाद क्या होगा, मरकरी, उसके बाद वेनस, तब अर्थ। तो पृथ्वी कौन से नंबर पे आ गया, ये पहला हो गया, या दूसरा हो गया, या तीसरे नंबर पे आ गया। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में कितने नंबर पे है, पांचवें नंबर पे, ठीक है। तो दूरी के हिसाब से कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। आकार के हिसाब से कितने नंबर पे है, तो पांचवें नंबर पे, ठीक है। यही कारण है कि इसके आकार भू आब कहा जाता है। इसके आकार को क्या बोला जाता है, भू आब बोला जाता है। भू आब मतलब क्या बोलते हैं, भू आब मतलब जियोइड होता है ना। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार वाला, ठीक है। अब उसके बाद में जीवन के लिए यह अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, ठीक है। यहाँ पानी और वायु दोनों उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अब आगे पढ़ते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है और पानी का रंग कैसा होता है, नीला होता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है, चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रमा, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। अब देखिए, दूसरा ग्रह जो होता है उसके पास बहुत सारे उपग्रह हो सकते हैं, जैसे जुपिटर के पास जो है बहुत सारा उपग्रह है, लेकिन हमारे पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। कितना है, 1/4, 1/4 भाग है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। अब जैसे सूर्य की अपेक्षा नज़दीक है इसलिए यह बड़ा दिखाई देता है, तारों की अपेक्षा पृथ्वी से नज़दीक है इसलिए यह बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कीजिए कि कितना है। जैसे सूर्य कितना पृथ्वी से दूर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर या फिर 15 करोड़ किलोमीटर, इतना दूर है सूर्य। और चंद्रमा कितना दूर है, तो चंद्रमा है 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है, पृथ्वी से, ठीक है। अब देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है, 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही दिनों में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब देखिए, ये मान लीजिए कि ये है अर्थ, ठीक है, मतलब पृथ्वी, और यहाँ पर इसका चक्कर लगाता है कौन, इसका चक्कर लगाता है आपका चंद्रमा। मान लीजिए चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो चंद्रमा एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है, 27 दिन लगाता है, ठीक है, 27 डेज। और इतना ही दिन लगाता है ये अपने अक्ष पे। जैसे मान लीजिए इसका एक्सिस है, ये इसका अक्ष है, ठीक है, अपने अक्ष पे एक रोटेशन पूरा करने में भी ये 27 दिन ही लगाता है, ठीक है, 27 डेज। तो ये दोनों सेम आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसी वजह से है ना, हमको क्या दिखाई देता है कि एक ही चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों, वहाँ पर जीवन नहीं हो सकता है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। वही छाया हम लोग को दिखाई देता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चंद्रमा में, चांद में भी दाग है, ठीक है। वो एक्चुअली छाया है, पहाड़ का, गड्ढा का, ये सब का। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब आगे है क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो तारों और ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो किसके कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में। जैसे यहाँ पर सन है, सन के बाद जाइएगा तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर। तो मार्स को मंगल बोलते हैं और जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं। तो इसके बीच में यहाँ पर क्षुद्र ग्रह रहता है। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते रहता है सन का, ठीक है। इसका भी एक अपना कक्षा होता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। मतलब ये ग्रह से ही छोटा छोटा टुकड़ा टूट करके आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है, जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। वही बात लिखा हुआ है।
अब आगे पढ़ते हैं उल्का पिंड क्या होता है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, अब ये सूर्य के चारों ओर पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये पिंड होते हैं। क्षुद्र ग्रह पिंड होते हैं और उल्का पिंड टुकड़ा होता है। देखिए उल्का में पिंड लगा हुआ है तो ये टुकड़ा है, और क्षुद्र ग्रह पिंड है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ठीक है, उल्का पिंड टुकड़ा होता है और क्षुद्र ग्रह पिंड होता है। ठीक है, ये कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनका प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। मतलब ये पृथ्वी के इतना नज़दीक आ जाता है कि यहाँ पर अर्थ का एटमॉस्फेयर पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो ये पृथ्वी पर आके गिर जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमत्कार प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि तारा टूट के गिर रहा है, जबकि वो तारा नहीं होता है, वो उल्का पिंड होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, क्या अपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाश गंगा बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारे, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इसमें करोड़ों तारे हैं, बादल भी है और गैस भी है आकाश गंगा में। ठीक है, इसी प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है कि कितना बड़ा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सही ये बताइए कि किस ग्रहों को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसको शुक्र ग्रह को, ठीक है, शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेनस। और क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसका साइज, शुक्र ग्रह का वेनस का साइज पृथ्वी के साइज के बराबर ही है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो ये है पृथ्वी। तो मैं बताया था यहाँ पर सन है। ठीक है, सन के बाद मरकरी, उसके बाद वेनस, तब अर्थ। तो यहाँ पर पृथ्वी है, तीसरा नंबर पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो ये दीर्घवृत्ताकार, मतलब इलिप्टिकल। क्या है, इलिप्टिकल। ठीक है, और ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञात होता है, ध्रुव तारे से तो उत्तर दिशा का ज्ञात होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, अब खाली स्थान को भी भर लेते हैं। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे डैश कहते हैं। तो तारों का समूह होता है। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टेलेशन इंग्लिश में बोलते हैं नक्षत्र मंडल को। तारा को स्टार बोलते हैं। ठीक है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं, तो तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं, इसको नक्षत्र मंडल ही कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो मरकरी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, बुध कहते हैं। ठीक है, और सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पृथ्वी है। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है, तो अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं कल अगला चैप्टर लेकर के आऊँगा। ठीक है, अपना रिएक्शन दीजिए कि कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।